अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे आज इमरान खान साहब ने महंगाई और बढ़ती हुई कीमतों का जिम्मेदार अपनी हुकूमत ठहराया है। ये कहा कि हुकूमत की नेगलिजेंस की वजह से ये सब कुछ हुआ है। साथ में ये भी कहा कि क्योंकि मैं करप्ट नहीं, मुझे फ़ौज से कोई डर नहीं। जनाब शराजी साहब, अक्सर हम पॉलिसी पर बात करते हैं, बाकी माशी अमूर पर भी बात करते हैं, कानूनी अमूर पर भी, लेकिन आज एक दो इन अहम बयानात पर भी अगर सेगमेंट कर लें, एक रवायती डिस्कशन डिबेट प्रोग्राम जैसा, तो ये कहना कि जी हमारी अपनी नेगलिजेंस थी और ये जो बढ़ती हुई कीमतें थी ये हमारी वजह से था, अब क्या इस पर हमें कोई फॉलो थ्रू मिलेगा? क्योंकि लग तो ऐसा रहा है जनाब कि कार्टेलाइज्ड आपकी ये एक तरह की सप्लाई चेन है, और जिस तरह आपने पिछले शो पे जिक्र किया था, बिल्कुल ठीक जिक्र किया था कि बुनियादी तौर पर इस्लाहात की ज़रूरत है, और आप कर चुके हैं पहले आपने टेलीकॉम सेक्टर में भी किया, हालांकि उधर भी अब अक्रॉस द बोर्ड आपको नुकसान नज़र आ रहा है। तो अब जब ये नेगलिजेंस की बात करेंगे, इसके बाद हमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नज़र आएगी, रिफॉर्म्स नज़र आएंगे? मेरा ख्याल है लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही होना चाहिए। अगरचे आज उन्होंने जो लाहौर में स्पीच दी, उन्होंने ये कहा कि मैंने कभी भी आपसे नहीं कहा था कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, बट उन्होंने कहा है कि जी हम तो मदीना रियासत की जो थी उसके असूलों पे इस रियासत को इस्तवार करेंगे। तो मेरे ख्याल में मदीना की रियासत तो एशियन टाइगर से भी कहीं बड़ी रियासत थी। अगर देखा जाए, अगर आपने स्टैंडर्ड ये सेट किया है तो फिर आप ये ना कहें, आप तो उससे कहीं बड़ा स्टैंडर्ड एक तरह से सेट कर चुके हैं। और दूसरा ये है कि अब एतराफ़ करना, आपको मेरे ख्याल में जब आप अपोजिशन बेंचों पे बैठे थे, आपको उस वक्त भी पता था कि इस मुल्क के अंदर माफियाज हैं, हर तरफ माफियाज का राज है, और वो स्टेटस को के साथ जुड़े हुए हैं, उनको फेवर करता है, और उनको ज़ाहिर सी बात शिकस्त देना ही आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था। आज अब पहले हमें कोई ये आप बात सुना रहे थे कि ये माफियाज की वजह से सब कुछ, आज आप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि नहीं, शायद हमें इस बात का ख्याल नहीं रहा कि डिमांड और सप्लाई के अंदर एक गैप है, और आगे चल के ये सप्लाई जो है वो डिमांड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं होगी, तो हमें उसके ऊपर होमवर्क जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल में एक तो ये है कि कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। या तो आप जो पहले किसी को मुरद इल्ज़ाम ठहराए, आप उसी के साथ रहते, और आपने एक इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की हुई है, शुरू की हुई है, और बकौल आपके के इब्तदाई जो तहकीकात है उसके अंदर कहीं जहांगीर तरीन साहब का या खुसरो बख्तियार साहब का नाम नहीं है, लेकिन अभी तक वो मामला आगे बढ़ रहा है, और कोई ना कोई जब रिजल्ट्स आएंगे तो आपने ये भी कहा है कि कौम को उससे आगाह किया जाएगा। लेकिन आज आप एक और बात लेके आ गए जिसमें आप ये फरमा रहे हैं कि यह हुकूमत का फेलियर है। तो मेरा ख्याल है फिर लोग तो यही बात कर रहे हैं, अपोजिशन जमातें भी यही बात कर रही हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ तो ये कह रही है कि आपके अंदर इतनी अहलियत नहीं है आप उस मुल्क को गवर्न कर सकें। तो अगर आप खुद ये फरमा रहे हैं कि हमारी अपनी नाअहली की वजह सब कुछ हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि फिर जिन लोगों को आपने जिम्मेदार ठहराया हुआ है पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या सेंटर के अंदर जिन लोगों की जिम्मेदारी हैं, तो मेरे ख्याल में तहकीकात का रुख उस तरफ भी होना चाहिए, और उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि जिन ओहदों पर आपको बिठाया गया है आप क्या बेस्ट वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है कि आप कहते भी हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप तारीफ भी करते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब भी बड़े बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। महमूद खान साहब के बारे में भी आपकी यही राय है, या बाकी जो लोग हैं जिनके ऊपर सवाल उठते हैं, खुद आपकी पार्टी के अंदर से लोग कहते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। तो बड़ी अजीब सी कन्फ्यूजन है, मुझे असद समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब कहना क्या चाह रहे हैं। क्या वो माफियाज को जिम्मेदार ठहराते हैं या अपनी हुकूमत को? फिर अपनी हुकूमत को ठहरा रहे हैं तो हुकूमती मशीनरी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए, उनका नाम तो लें कि इन लोगों की वजह से उनको ये कुछ देखना पड़ा। इन दो बातों में मुझे तो बहुत ज्यादा कोहेरेंस नजर आती है, मुझे तो कोई तजाद नहीं नजर आता। क्या आपने आगाज किया ये कहते हुए कि जी माफियाज हैं, हर जगह माफियाज हैं, उनका गठजोड़ है और उस गठजोड़ को हमने तोड़ना है। जब आप तोड़ने में नाकाम हो गए, और पीटीआई के बहुत बड़े बड़े लीडरान थे जिनके नुमाया तौर पे इस तरह के बिजनेस इंटरेस्ट हैं और सबके सामने हैं, उनको क्योंकि आपने कहा वो तो हम इनको जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते, आपने कहा कि जी हमारी अपनी हुकूमत गाफिल है, नेग्लिजेंट है, उन्होंने अपना रिसर्च नहीं किया। तो ये तो दो थ्रेड्स बड़े अच्छी तरह से बन गए शराजी साहब। आप क्योंकि पहला कर नहीं सके, माफियाज को तोड़ नहीं सके, तो आपने कहा कि जी हमने खुद अपने एंड पे रिसर्च की नहीं। इसमें मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर ही नहीं आती।
नहीं, सही सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है मेरे ख्याल में। और अगेन फिर ये है कि आपने जिन लोगों को जिम्मेदार करार दिया है कि उन लोगों ने इन माफिया के खिलाफ काम करना है, तो वो क्या कर रहे हैं बुनियादी तौर पे उनसे भी तो पूछना जाना चाहिए ना कि आपने उनकी परफॉर्मेंस, आपने तो पहले दिन कहा यह था हमें कि मैं 3 माह बाद वज़रा वफाकी हों या फिर सूबाई चीफ मिनिस्टर्स हों, उनकी परफॉर्मेंस को देखूंगा और जो मुतमईन उन्हें नहीं कर पाएगा। अगरचे आपकी कैबिनेट के अंदर एक वजीर को जाना पड़ा, अगरचे वजूहात कुछ और थी, आमिर कियानी साहब जो वफाकी वजीर सेहत थे और उनके बारे में कहा जाता है अगेन वो भी अगर उसके मामले पे भी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो बहुत बड़ी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आपने खुद स्टैंडर्ड सेट किए थे और जो आपने एक तरह से असूल तय किए थे, उन असूलों के तहत तो फिर आपको लोगों को आज पूछना चाहिए। अगर आप अपने फेलियर का इजहार कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप इतराफ़ कर रहे हैं कि ये आप लोगों की नेगलिजेंस वजह से हुआ है, आप लोगों की नाअहली की वजह से ऐसा हुआ, तो फिर नाअहली के पीछे कुछ किरदार भी हैं जिनको जिम्मेदार करार देना चाहिए और उनको बदलना चाहिए। हम नहीं कहते कि आप उनको जेलों में भेजें, लेकिन कम से कम किसी और शख्स को तो मौका दें। वफाकी वजीर खजाना साहब परफॉर्म नहीं कर रहे थे उमर साहब, तो आप उनको तब्दील करके किसी और शख्स को लेके आए। इसी तरह अगर सूबाई सतह पे लोग ऐसे बैठे हैं कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली ये आपका फेलियर हो रहा है, उनको लोगों को जरूर पूछा जाना चाहिए। फिर ये जो कल उन्होंने एक गुफ्तगू की है जब कुछ मीडिया नुमाइंदों के साथ बैठे हैं, तो आप वहाँ पे ये बात कर रहे हैं क्योंकि आप करप्ट नहीं हैं तो लिहाजा आप फौज से नहीं डरते, और साथ में आप ये भी बात कर रहे हैं कि फौज जो है वो भी करप्शन पे नज़र रखती है। तो मेरा ख्याल में फिर आप ये एक तासुर दे रहे हैं कि अगरचे यहाँ पे फौज का अपना भी हल्फ है कि वो सियासी मामला से अपने आप को दूर रखते हैं, और हम समझते हैं खुद आप जनरल बाजवा साहब की तारीफ करते हैं कि बड़े गैर सियासी वो जर्नैल हैं, बट दूसरे लम्हे आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो सियासतदानों के ऊपर नज़र रखते हैं। तो गोया आप ये तासुर दे रहे हैं कि वो एक तो यह है कि सियासतदानों की सर्विलेंस करते हैं, उनकी निगरानी करते हैं। फिर साथ में जो दूसरी बात है असद, वो बड़ी एक और मतलब मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा इल्ज़ाम के ज़ुमरे में आती है कि आप ये फरमा रहे हैं कि उनको सियासतदानों की करप्शन का पता होता है, इल्म होता है, और फिर आप ये इसका मतलब है कि आप ये बात कर रहे हैं कि फ़ौज जैसा इदारा कि जो लोगों की करप्शन के बारे में जानता तो है, लेकिन वो रेलिवेंट जो इदारे हैं, वो नैब का इदारा हो, वो FIA हो, वो एंटी करप्शन हो, या मुल्क की अदालतें हों, कहीं भी वो सबूत नहीं पेश करता, रादर ये है कि उनके साथ किसी किस्म की कोई डील कर लेता है। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब ये जो आपने कल बात की है उससे तासुर ये मिल रहा है कि आप एक बड़े मोहतरम इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और मैं नहीं कहता, आईने पाकिस्तान पढ़ लीजिएगा, कुछ इदारों के बारे में तो ये कहा गया है कि अगर उनके बारे में आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो किस जुमरे में आती है। तो थोड़ा सा जब गुफ्तगू कर रहे हो तो उनको एहतियात का दामन हाथ में रखना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप एक तरफ उनकी तारीफ कर रहे हैं कि वो गैर सियासी हैं, दूसरी तरफ आप ये तासुर दे रहे हैं कि वो सियासतदानों की निगरानी कर रहे हैं, उनके करप्शन के बारे में उनको इल्म है बट वो बता नहीं रहे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई दुरुस्त बात है। अगर आप वज़ीर आज़म को बेनिफिट ऑफ द डाउट दें, फ़ौज का एलिमेंट इसमें निकाल दें, इस जुमले में से निकाल दें, और माजी में जो आपने देखा कि जब पहले आपके आर्टिकल 58(2)B होता था जिसके ज़रिए सदर पाकिस्तान हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को घर भेज देता था, अभी आपने देखा कि आपके बहुत लीडिंग सियासतदान हैं हर सियासी जमात से जिनको आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहियात नाअहल करार दिया गया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों पर संजीदा करप्शन के इस तरह के इल्ज़ामात हों, उनका जो मॉरल हाई ग्राउंड होता है या जो इख्तियार होता है, ज़ाती इख्तियार होता है कि मैं इस तरह हुक्मरानी कर सकता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम होता जाता है, महदूद होता जाता है। तो उस वजह को सामने रखते हुए जनाब, या उस डेफिनेशन को सामने रखते हुए, क्या हम कह सकते हैं कि खान साहब दुरुस्त बात कर रहे थे कि आपका जो मॉरल हाई ग्राउंड है वो एरोड हो जाता है, लोग आपको शक से देखना शुरू हो जाते हैं? आप इसमें फ़ौज को ना लाएं, आप इसमें तफ्तीश करने वाले अदारों को सामने रखें या अदालतों को सामने रखें, उस तरह देखें। नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल में जिस साबिक दौर का या जिस शख्सियत का आप हवाला दे रहे हैं, वो एक ड्यू प्रोसेस के ज़रिए उनको ट्रायल किया गया, और कहीं भी हमें तासुर नहीं मिलता, अगरचे वो ज़रूर कहते रहे खुद
कि उनका जुर्म कुछ और था, सज़ा उन्हें कुछ और दी जा रही है, फैसले कहीं और लिखे जा रहे हैं, सुनाए कहीं और जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ड्यू प्रोसेस था जिसके नतीजे में उनको एक तरह से सज़ा हुई। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर वाकई जो तहकीकाती इदारे हैं वो जब देखते हैं कि कोई करप्शन कर रहा है तो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे भी करते हैं, फिर उसके लिए जो मुनासिब और राइट फोरम है वो अदालतें हैं, वहाँ पे ले जाया जाता है, उनके खिलाफ आर्गूमेंट दिए जाते हैं, सबूत पेश किए जाते हैं और उसके नतीजे में किसी शख्स को मुजरिम या बेगुनाह तो जो है वो तस्वीर किया जाता है। बहुत दिलचस्प नुक्ता है शराजी साहब, क्योंकि आपको याद होगा कि मुहसिन नवाज के कई लीडरान थे जो कहा करते थे कि जी आप ये रीत पढ़ने दें, आप एक सिलसिला चलने दें, करप्शन कभी कभी हो जाती है लेकिन ऐसा ना करें कि आप पटरी से हट जाएं या पटरी से हमें उतार दें। और जो उन पे बड़े बड़े केसेस थे उन्होंने जमहूरियत के मुस्तकबिल के साथ जोड़ा और उस पर भरपूर तनकीद हुई। इमरान खान साहब की जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि वो ईमानदार हैं। लेकिन अभी जिस तरह हम ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब की क्या कारकर्दगी रही, बेरोज़गारी और महंगाई की क्या अभी सूरत हाल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ईमानदार हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए जो लोगों की डिससेटिस्फैक्शन है इस हुकूमत की माशी पॉलिसियों से, और आप कानून साजी को भी उठा के देख लें, उसको किस तरह स्क्वायर करें शराजी साहब? देखिए, मेरा ख्याल में अब ईमानदारी से किसी का पेट तो नहीं भरता ना। खुद खान साहब फरमाते हैं कि जो 2 लाख की तनख्वाह उनके ऊपर पूरी नहीं पड़ती, उनका मुश्किल से गुजारा होता है। तो आम आदमी के बारे में सोचें। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आपके कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हम ये इस बात पे भी यकीन कर लेते हैं कि आप किसी किस्म की करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, आप इस मुल्क के अंदर पैसा बनाने के लिए नहीं आए, आप आवाम की खिदमत करना चाह रहे हैं। लेकिन वो जो बात आज भी आपने किया, आज एतराफ़ कर रहे हैं कि जो लोगों को मुश्किलात हैं, जो लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आई हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपकी नाकामियों का भी अमल दखल है। तो मैं समझता हूँ अगर थोड़ा सा अदबी अंदाज में देखा जाए ना, तो असद ये जो नालायकी है ये भी कहीं ना कहीं करप्शन के जुमरे में आती है कि अगर आपको जो काम दिया गया है वो काम आप दुरुस्त अंदाज में नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप खयानत कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते रहेंगे, आप उन लोगों से सरफे नज़र करते रहेंगे, उन लोगों को अकाउंटेबल नहीं करेंगे, तो ये फेलियर जो है अवाम के लिए तो मिजरीज लेके आएगा, लेकिन आपको भी सिस्टम से आउट कर देगा ना। तो आप क्यों इस पे खामोश हैं? आपको चाहिए कि लोगों को अकाउंटेबल करें, उनको कहें कि जो आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उनसे पहलू तही क्यों हो रही है। मुमकिन है कि वो डेलिबरेट हो, वो दानिस्ता हो, और जब दानिस्ता होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई बेनिफिट्स होते हैं। आप कोई ना कोई फ़वाद हासिल करना चाहते हैं तो आप इस तरह के बहरान पैदा करते हैं। तो जब आप तहकीकात का रुख इस तरफ मोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो नाअहली है, जो नालायकी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं उनको कोई बेनिफिट्स मिले हैं और उन्होंने जानबूझ के इस नाअहली और नालायकी का इजहार किया है। तो खान साहब मेरे ख्याल में इस तरह के जुमले अदा करके कि वो खुद तो बहुत बड़े ईमानदार हैं, वो इस मुल्क को रियासत मदीना के खतूत पर इस्तवार करना चाहते हैं, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, ये काम नहीं चलेगा। उनकी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उस तरह के नहीं जिस तरह का क्लेम वो खुद कर रहे हैं। तो उनको आंखें बड़ी खुली रखनी पड़ेगी और वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है असद, चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उनको मालूम है, आज भी एक छोटी सी खबर कहीं छपी है कि उन्होंने एक इंटेलिजेंस इदारे को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि उनकी काबीना के जो अरकान हैं और दीगर जो अहम ओहदों पे फायज उनकी पार्टी के लोग हैं उनकी निगरानी की जाए, उनका कंडक्ट क्या है, वो क्या कुछ करते फिर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ उनको थोड़ा सा रियलाइज़ हो गया है कि उनकी टीम और उनकी काबीना के कुछ लोग शायद ऐसे हैं कि जिनके बारे में उनको शक है कि लेकिन जनाब इसका दूसरा भी एक जाविया है शराजी साहब। आप अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर को देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर को देखें, जो उनके मशीरों ने फिर बाद में किताबें भी लिखी, ये एक रुझान है और इसका एक पूरा एक तारीख़ी सिलसिला है कि आदमी मुंतखब होकर आता है। हालांकि मुशर्रफ साहब तो नहीं मुंतखब होकर आए, भुट्टो साहब मुंतखब, खैर वो भी मुंतखब नहीं हुए, उस इलेक्शन में भी मुजीबुर रहमान कामयाब हुए, आदमी कहाँ जाए। लेकिन एनीवे उसमें ये था जनाब कि यही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी और यही इंटरसेप्ट्स थे जो कि आपके करीब वाले जो लोग थे उनको दूर किया करते थे, आदमी को आइसोलेट करते थे और फिर आखिरकार आप जो पब्लिक सेंटिमेंट था, जो आम आवाम की राय हुआ करती थी, उससे भी आपको वो जुदा कर देते थे। तो अगर ये जो ख़बर है जनाब दुरुस्त है, गलत है,
कि आपने इस तरह की जो इंटेलिजेंस कलेक्शन है वो ऑथराइज की है अपने काबीना के लोगों पे, ये हम माजी में देख चुके हैं और इसके अक्सर इसका जो नतीजा था शराजी साहब वो मुस्बत नहीं हुआ करता था, उससे आदमी मजीद शक में, मजीद सस्पेशन में, पैरानोया में पड़ जाता था। सही, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि माजी के जितने भी तजर्बात इस तरह के किए हैं प्राइम मिनिस्टर्स ने उस वक्त के या उस वक्त के डिक्टेटर्स ने भी इमन के किए हैं, वो उनको उल्टे पड़े हैं, उनका फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि यकीनी तौर पे जो उनके मुखलिस दोस्त थे उनसे दूर हुए हैं, उनको शक की निगाह से देखा गया है और अल्टीमेटली वो हुकूमतें कमज़ोर हुई और उनको फिर घर भी जाना पड़ा है। मैं समझता हूँ कि जाहिर सी बात है खान साहब को भी उस तरह के किसी तजर्बे में नहीं पड़ना चाहिए, रादर ये है कि वो कुछ करने पे बिलीव रखते हैं और उनको कुछ करना चाहिए। और मेरा ख्याल में आप पब्लिक पल्स को चेक करने के और भी बड़े तरीके हैं। ये ज़रूर है हर माशरे, हम बात करते करप्शन की, असद देखें चीन जैसी मईशत जो तेजी से बढ़ती हुई मईशत है, उस मईशत के अंदर भी बहरहाल करप्शन के लिए हम इसकी एडवोकेसी नहीं कर रहे, हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन आप इसको जीरो पे नहीं ला सकते। उस मुल्क के अंदर भी कोई 35,000 लोगों को करप्शन चार्जेस के ऊपर सजाएं दी गई, जिसके अंदर मिनिस्टर लेवल के लोग भी शामिल थे। तो खान साहब को थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। करप्शन और बाकी चीजें चलती रहेंगी साथ, लेकिन आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, आप इस्लाहात लेके आए, सिस्टम को ठीक करें, तो मेरा ख्याल में फिर करप्शन का एलिमेंट भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसके पीछे पड़े रहे और बाकी चीजों को ठीक ना किया तो मेरा ख्याल है ना ये ठीक होगा ना फिर बाकी चीजें बेहतर हो पाएंगी। इस्लाहात करें, लेकिन साथ में करप्शन मसले पर भी अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें। अगले हिस्से में गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। JUIFA के मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि उन्होंने अपना नवंबर का आज़ादी मार्च जो एहतजाज किया था उसको उस वजह से उन्होंने मुकम्मल किया या ख़त्म किया, प्रेमेचोरली ख़त्म किया, जब उनको बताया गया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत 3 माह में जा रही है। उसके जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब पर आर्टिकल 6 यानी संगीन गद्दारी की कार्रवाई होनी चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई होनी चाहिए। जनाब शराजी साहब, ये कोई नई बात नहीं, आर्टिकल 6 से इनहराफ करने पर बहुत ज़्यादा लोगों पे इस तरह के संजीदा इल्ज़ामात हैं। एक शख्स जिनकी आर्टिकल 6 के तहत कन्विक्शन भी हो गई, उसको अदालत आलिया ने कहा कि जी जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, आपका दायरा इख्तियार था ही नहीं, और उसको ओवरटर्न कर दिया। किस तरह देखते हैं जनाब? एक तो मैं खैर मौलाना फजल रहमान साहब के जिन्होंने ये एक मतलब है कि बात करके तो एक बड़ा सियासी तूफ़ान बर्पा किया है कि वो आए तो थे और लेकिन एक यकीन दहानी के ऊपर वो वापस गए हैं। मुझे कंटेनर के ऊपर उनकी पहली तकरीर याद है, जब उन्होंने यहाँ पे धरना दिया था तो फरमा रहे थे कि हम उस इदारे को भी उन्होंने मुखातिब किया था कि हम उनसे कहते भी हमसे गुफ्तगू करें और इस मुल्क के अंदर आप जो इलेक्शन चुराने का प्रोसेस इसको ख़त्म होना चाहिए, इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत को नाफिज होना चाहिए। और बड़ी हैरान कुन बात है कि आज वो फरमा रहे हैं कि किसी के कहने पे या किसी के यकीन दहानी पे वो इस्लामाबाद से फिर उठ के चले गए। तो मेरे ख्याल में उनको खुद भी देखना चाहिए कि वो एक बड़े सीजन सियासतदान हैं और फिर आलिम दीन भी हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी ही गुफ्तगू के अंदर जो एक तजाद दिखाया है, बड़ी हैरान कुन बात है। लेकिन साथ में जो खान साहब ने बात की है उन्होंने तो माशाल्लाह उनसे भी बढ़ के कह दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही असद, आप तो क्योंकि कानून के तालिब इल्म ही हैं, कि किसी सियासी जमात के खिलाफ जलसा करना क्या रियासत के खिलाफ जलसा करने के मुतरातिफ है? क्या वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के ज़ुमरे में आता है? अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में फिर तो हमें खान साहब के इस आर्गूमेंट में कोई ना कोई जान नज़र आती है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो उन्होंने बड़ी अजीब बात की है कि आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि 2019 के धरने पे अगर आप इस तरह का इकदाम करने जा रहे हैं तो फिर 2014 के धरने के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उसको भी इसी नज़र से देखा जाए? और मोर इम्पॉर्टेंटली मेरे ख्याल में जो बात की है मौलाना फजल रहमान साहब ने, असल में तो उसको जानने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो ये क्लेम किया है कि वो इस्लामाबाद से धरना लपेट के गए हैं किसी के कहने पे, तो मैं तो इसमें इस बात को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ असद
कि वो कौन है जिसके कहने पे मौलाना फजल रहमान साहब ने यहाँ से धरने को लपेटा, और वो कौन है कि जिनमें इतनी ताकत है कि वो किसी एक सियासी जमात को इस बात की यकीन दहानी करा सकते हैं कि अगले 3-4 माह में 6 माह में हुकूमत चली जाएगी, और वो कौन है कि जो ये ताकत भी रखते हैं कि किसी जमात किसी सियासी हुकूमत को घर भी भेज सके। तो बेहतर यह होता कि वो पार्लिमानी कमीशन, एक जुडिशल कमीशन बनाते जिसके अंदर वो कमीशन मजबूर करता मौलाना फजल रहमान साहब को कि आप पेश हों और आप उस शख्स का नाम जो भी है उसका नाम लें कि जिसने आपको यकीन दहानी कराई है कि ये हुकूमत घर चली जाएगी। ये ज्यादा बेहतर होता। 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो अगर इमरान खान साहब को 2019 के धरने में ऐसे लग रहा है कि आर्टिकल 6 को हमें वो करना चाहिए, तो शराजी साहब जैसा आपने जिक्र किया 2014 वाले धरने में तो सिविल नाफरमानी की बात हुई थी, यानी वो मोहनदास गांधी वाली बात जिसको कभी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं अपनाया था, सिविल नाफरमानी की बात हुई और टैक्सेस की जो पर्चियां थी उनको जलाया गया था। वो आपको याद होगा जनाब, वो बड़े वाज़े किस्म के ओवरसीज पाकिस्तानी से कहा गया रेमिटेंसेस ना भेजें, आप वो ना भेजें, लोगों से कहा कि बिजली गैस के बिल जमा ना कराएं। तो उसमें तो ये था, तो आप उस चीज़ को ना ही जोड़ें 2019 के धरने के साथ और 2019 के धरने को आर्टिकल 6 के साथ ना जोड़ें तो बेहतर होगा। अव्वल तो वो अशखास जो कि जजों की नज़रबंदी कर देते हैं, मीडिया पे ब्लैकआउट कर देते हैं और फिर उसके बाद इमरजेंसी खुद से नाफिज कर देते हैं अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, उनके लिए ये समझा गया है कि आर्टिकल 6 नहीं इन्वोक होता, तो आप फजल रहमान को क्यों इस दायरे में घसीट रहे हैं। तो ये बात। दूसरी बात जनाब, जो फजल रहमान साहब कह रहे थे, मुझे जो शराजी साहब एक बात काफ़ी हैरत अंगेज़ लगी है कि इमरान खान साहब के चलें तनकीद करें आप, बेतहाशा महंगाई है, बेतहाशा बेरोज़गारी है, ये आर्टिकल 6 वाली बात भी कितनी ज़्यादा बेबुनियाद है, उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फजल रहमान साहब को एकदम से एक लिबरल सपोर्ट का वो सहारा मिल गया। यानी वो लोग जिनको पीटीआई इतनी बुरी लगती है और पीटीआई के इत्तेहादी इतने बुरे लगते हैं कि उनको लगना शुरू हो गया कि JUIF और मौलाना फजल रहमान साहब जो कि हर एक सियासी हुकूमत के मखलूत पार्टनर बने और जिनकी तरक्की पसंदी का ये आलम है कि वेमेंस प्रोटेक्शन बिल की उन्होंने मुखालफत की, चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो कवानीन हैं उनकी मुखालफत की, जो खैबर पख्तूनख्वा और फाटा का इंतज़ाम है उसकी मुखालफत की। फजल रहमान साहब के पीछे आपका जो सारा तरक्की पसंद तबका है वो यकजहत हो गया कि जी ये शख्स हैं जिनकी वजह से वोट को इज़्ज़त मिलेगा और जमहूरियत आपकी बहाल होगी। शायद उनको 2018 के इंतखाबात के जो नताइज थे देखने चाहिए थे, आप कहें उसमें धांधली हुई ठीक, लेकिन फजल रहमान साहब, शराजी साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उस इलेक्शन पे तो आपकी बहुत गहरी नज़र रही एज ए सीनियर जर्नलिस्ट। JUIF के कितने ज़्यादा लोग थे जिनकी ज़मानतें ज़ब्त हुई थी, वो तो मुतबादिल थे ही नहीं। बाकी सियासी जमातों की अगर आपने बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। तो ये भी एक अजीब किस्म की लहर दौड़ी थी आपके लिबरल कमेंटेरिएट में जो कि ख़त्म हो गई, जबकि उनके अपने मेन लीडरान पे चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस पर कवर अप करने का इशू हो गया। आप इसी जो इनके मौलाना मुफ्ती जो कफ़ायतुल्लाह साहब हैं वो भी टीवी पे आना शुरू हो गए, वोट को इज़्ज़त दो और फ़ौजी हुक्मरानों को की मुखालफत करते हुए जो उन पे इतने संजीदा के इल्ज़ाम लगे हैं उसी फैमिली के जिन्होंने चाइल्ड अब्यूज़ के इल्ज़ाम लगाएं और कहा कि JUIF के सीनियर लीडरान हैं जो कह रहे हैं कि हम इन केसेस को ड्रॉप कर दें। कहना मैं ये चाह रहा हूँ जनाब कि JUIF को अपनी जो बुनियादी जो फाउंडेशन है उसको थोड़ा सा सीधा करना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि हम किस तरह अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं, अपनी पॉलिसियाँ किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं और शायद मुल्क में मकबूल होने की कोशिश करें। इस तरह की बातें ना करें कि जी हमारे कान में किसी ने फूंक मारी थी कि 3 महीनों में ये हुकूमत जा रही है। ये बिल्कुल गैर तामीरी किस्म की सियासत है। नहीं, बिल्कुल इसमें तो कुछ शक नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और कंटेनर पे खड़े होकर बतौर आलम दीन वो ये बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में अभी तक हकीकी जमहूरियत नहीं आ रही, उनकी जो सारी की सारी ये मुहिम है, ये जो उनकी कैंपेन है वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत का नफाज है, तो फिर इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। यही बात में पहले भी था कि एक तरफ तो आप उन इदारों को मुखातिब करके ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर इदारों का अमल दखल नहीं होना चाहिए,
बल्कि ये है कि यहाँ पे एक फेयर प्रोसेस होना चाहिए डेमोक्रेसी का, जिसके ज़रिए लोग मुंतखब होकर आएँ और फिर उनको अवाम अकाउंटेबल करे। वो किसी एक नादीदा ताकतों के हाथों आए ना इक़्तिदार में, ना ही उनको इक़्तिदार से अलहदा किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो यकीन दहानी कहीं हुई है कि जी बिल्कुल काम आपका हो जाएगा जो काम आप करने आए थे, और हम आपको यकीन दहानी दिला रहे हैं कि ये हो जाएगा। और बिल्कुल आप ये बात ठीक कर रहे हैं कि जब वो धरना दे रहे थे तो मैं हैरान था उस वक्त भी कि महमूद खान अचकज़ई वहाँ पे बलूचिस्तान में इलेक्शन हारे हैं, और किसके हाथों हारे हैं? JUFA के हाथों। और JUFA उनसे इलेक्शन जीती है, और मैं हैरान था कि दोनों अब कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, पता नहीं किसने किसके खिलाफ धांधली की है। तो थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करने में वक्त तो ज़रूर लगेगा, लेकिन उससे पहले आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सियासी जमातों को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए कि अगर वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो उनको फिर जमहूरियत के साथ खड़े होना चाहिए, फिर उनको डील में नहीं जाना चाहिए। बस बदकिस्मती के साथ इस मुल्क के अंदर फिर जब एक मोमेंटम बनता है, उस मोमेंटम को जमहूरियत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि डील्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले हिस्से में बैनुल अक़वामी अमूर की बात करेंगे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। अमेरिका और अफगान तालिबान के बीच आर्जी जंग बंदी का ऐलान हो गया है। याद रहे कि रियासत पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार रहा है माजी में कि किसी तरह से अमरीकी इनखला को फैसिलिटेट किया जाए और अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान के अपने जो नुमाइंदे हैं वो उसके मुस्तकबिल का जो लाहे अमल है वो तय करें। शिराजी साहब, अभी जो आपको इन पॉलिसीज़ भी नज़र आ रही हैं इसी खित्ते में, कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इस इंतज़ामिया ने कोशिश की, डोनाल्ड ट्रंप के इंतज़ामिया ने कोशिश की कि जी हमें यहाँ से अब निकल जाना चाहिए। जो पिछले कुछ अदवार थे उसमें तो यही डिबेट हो रही थी कि अगर हम सर्च करें, यानी अगर हम ट्रूप्स को में इजाफा करें तो वो कितना ज़्यादा होना चाहिए। तो अब आपको कुछ नज़र आ रहा है किबला दुरुस्त होते हुए किसी हम तरफ अब जा रहे हैं? ये इतनी तवील जंग हो गई है, इसको 19 साल हो गए जनाब, 2001 में शुरू हुई थी। जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ऑलमोस्ट 2 दहाइयाँ होने को हैं एक तरह से। 18-19 साल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम पहले भी अपने कई शोज़ में जिक्र कर चुके हैं कि ट्रंप साहब जंगों के मुखालिफ रहे हैं। अगरचे कुछ जगहों पे तो उन्होंने इसको एक तरह से फ़ज़ा पैदा करने की भी कोशिश की मिडल ईस्ट में, लेकिन अगेन हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे अब अमरीकी इलेक्शन करीब आ रहा है तो वो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो एक बहुत बड़ा फेलियर है बुनियादी तौर पे अमेरिका का, उससे बाहर कोई तरीके से जान छुड़ाई जाए। और लगता ये है कि अब काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, और बिलखसूस जब अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में बैठी हुकूमत जो है वो अशरफ गनी साहब की, अगर वो भी थोड़े से इनकरेजिंग किस्म की स्टेटमेंट वहाँ से भी आएँ तो फिर हमें लगता है कि चीज़ें अब बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। और आज जिस तरह का एग्रीमेंट भी हमारे सामने आया है कि एक आर्जी जंग बंदी होने जा रही है या उसको अनाउंस कर दिया गया है, और उसके बाद कुछ ऐसे भी एपिसोड्स हुए हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जो कुछ तालिबान के जो ग्रुप्स थे मुख्तलिफ, जो अगेन हम समझते हैं कि एंटी पाकिस्तान तस्वर किए जाते हैं, अब उनको भी अफ़गानिस्तान के अंदर एक तरह से उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो हमें लगता ही है कि जो पाकिस्तान का गिला था कि पाकिस्तान तो अपना रोल प्ले कर रहा है, बट काबुल हुकूमत उस अंदाज में आगे नहीं बढ़ रही, तो अब वो भी हमें लग रहा है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें अकॉर्डिंगली हो रही हैं। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि अब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और कुछ इतलात तो ये हैं कि 80-90% अब चीज़ें तय हो चुकी हैं, और ख़ुद अमरीकी हुकाम भी इस बात पे अब कन्विंस नज़र आते हैं कि वहाँ पे एक महदूद तादाद में उनकी फ़ौजें होंगी और इनखला का एक रोड मैप भी दिया जाएगा। तो चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि अब जब ऑन बोर्ड हो गई है वहाँ की अफ़गान हुकूमत भी, और वो भी सारे प्रोसेस के अंदर शरीक भी है, इसको अप्रिशिएट भी कर रही है, तो हम समझते हैं कि पहले ये सबसे बड़ा ये था कि अफ़गान हुकूमत रिलक्टेंट थी, वो इस सारे प्रोसेस को या तो मान नहीं रही थी, और फिर तालिबान के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि वो अफ़गान हुकूमत से गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे। लेकिन अब लगता है कि दोनों फरीक एक दूसरे के साथ बैठने को भी तैयार हैं। और फिर यह है कि जैसे मैं पहले कह रहा था कि अब अफ़गानिस्तान के एंड पे भी वो ग्रुप्स
कि जिनको पाकिस्तान समझता था कि ये बहुत बड़े इरिटेंट्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, अब अफगानिस्तान में वो भी हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। तो चीज़ें अब बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं और जाहिर सी बात है ट्रम्प साहब अगर डेस्परेट हैं कि बिफोर इलेक्शन अगर यहाँ से भी इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हो कि बहुत बड़ा अमन मुआहदा हो गया है, तो मेरा ख्याल में उनको सियासी फ़ायदा होगा और उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये एग्रीमेंट हो जाए और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी बिफोर इलेक्शन शुरू हो जाए। उनको माजी में भी जो तजर्बे आपको देखने को मिले हैं वो भी सामने रखने चाहिए जनाब कि 80 की दहाई में अफ़गानिस्तान को बेयार व मददगार छोड़ दिया था, मगरब के तमाम ममालिक ने छोड़ दिया था रूस के इनखला के बाद। इस बार भी उस तरह के इम्कानात तो हैं, हालांकि अमेरिका का कहना है कि हमेशा कोई रेजिडुअल जो ट्रूप्स हैं वो अफ़गानिस्तान के 4 कोनों में मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान को भी इस चीज़ के आगाह होना चाहिए, तारीख़ का आगाह होना चाहिए कि इनखला के बाद ये जितनी ज़्यादा एक अमन पसंद तरीके से सब कुछ हो सकता है और अफ़गानिस्तान को वापस अफ़गानिस्तान के अपने नुमाइंदों को मुंतकिल किया जाए उतना ही बेहतर है, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए जिसने इतनी भारी कीमत अदा की है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे ख़ार शराजी साहब को भी अपनी राय से आगाह कीजिए सोशल मीडिया के ज़रिए और इजाज़त दें कल तक। खुदा हाफ़िज़।